नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है तो आप आमतौर पर क्या चेक करते हैं कि फंड कैसा है, उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैसे रहे हैं, उसकी कैटेगरी के बाकी फंड के मुकाबले फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है, फंड हाउस कितना अच्छा है। ये तमाम जानकारी तो आप ले लेते हैं, लेकिन क्या इतनी जानकारी काफ़ी है? अब आप सोचेंगे और भी क्या कुछ जानकारी चाहिए होती है। बिल्कुल, अगर आपको एक अच्छे फंड में निवेश करना है, अपने लक्ष्य के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न पाना है, तो और भी कई पैमाने हैं जिनको देखकर परख कर आप अपने लिए एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं। और ये तमाम जो डिटेल्स, जो पैमाने होते हैं, वो फंड की फैक्ट शीट में होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए नया शब्द हो, लेकिन उसमें से कुछ आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने शो में। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दें। हमारे साथ आज है कल्पेश आशर, फाउंडर हैं फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स। कल्पेश, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो कल्पेश से क्या चर्चा करेंगे आज हम शो में? सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या बताती है म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट। फैक्ट शीट में होती है क्या क्या जानकारी, क्या होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, और फंड चुनने से पहले आपको क्या क्या पैमाने देखने और समझने हैं जरूरी। कल्पेश, तो जब भी किसी को कोई फंड सिलेक्ट करना होता है, आपके पास भी कई निवेशकों के सवाल आते होंगे, हमारे पास तो आते ही रहते हैं कि बताइए अच्छा रिटर्न देने वाला फंड कौन सा है, जिसने अच्छा रिटर्न अब तक दिया हो या उसके बाकी फंड के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो हम यही कह रहे हैं कि फंड चुनने का सही पैमाना सिर्फ रिटर्न नहीं है, और भी कई ऐसी बारीकियां हैं जो देखने और समझनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले ये पैमाने कौन से हैं और ये मिलते कहां पर हैं? ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है निवेश का, और हर एक आई थिंक समझदार निवेशक को फैक्ट शीट पढ़ना बहुत जरूरी है अपने निवेश की यात्रा शुरू करने के पहले। क्योंकि फैक्ट शीट, मान लीजिए, एक ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाली एक सोर्स है, एक माध्यम है, जहां पे हम सिर्फ फंड के बारीकियां नहीं जानते, लेकिन फंड में जो रिस्क है, जो जोखिम है, और जोखिम के साथ हम रिटर्न्स की जो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन दोनों चीजों के काफी सारे उसमें मापदंड, पैरामीटर्स, डेफिनेशंस और बहुत सारे उसमें डिटेल्स रहते हैं। मान लीजिए कि उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, फिर एक उसका फंड का बीटा कितना होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, जिसके बारे में हम आज विस्तार में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है फंड का रिस्क और फंड का रिटर्न तो दर्शाती हैं कि रिस्क और रिटर्न दोनों आपस में मिले जुले होते हैं। और इसके साथ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो दो चीजें बताता है। एक, कि आपका फंड कितना आपको एक खर्चा आपके ऊपर डाल सकता है, क्योंकि उसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का जो एक सीधा कनेक्शन होता है वो आपकी एनएवी के एक्सपेंस के साथ होता है, और आपका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के साथ जुड़ा होता है। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और इसके अलावा होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कि आपकी फंड का जो निवेश है वो कौन से सेक्टर्स में भी आपका फंड मैनेजर निवेश करता है, उसको सेक्टरल एलोकेशन बोलते हैं। तो ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें देखनी होती है एक फंड में निवेश करने के पहले। तो आपने फैक्ट शीट के थोड़े से तो आपने जानकारी दी कि फैक्ट शीट में क्या क्या जानकारी होती है। एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, बीटा, शार्प रेशो। बीटा शायद आजकल लोगों को ज़्यादा मालूम भी हो, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कोरोना वायरस चल रहा है, अल्फा, बीटा और अलग अलग डेल्टा वेरिएंट्स की वजह से लोगों को इसके बारे में मालूम है। लेकिन ये जो टर्म है वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो निवेशक जो जानते हैं उनको शायद इससे पहले इसके बारे में मालूम है। थोड़े टेक्निकल ये टर्म ज़रूर हैं, लेकिन जैसा कल्पेश ने बताया
उसमें से आज कुछ ज़रूरी पैमानों पर हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य तौर पर है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो और दूसरा सेक्टोरल एलोकेशन, क्योंकि इसका सीधा असर आपके निवेश के खर्च पर भी पड़ता है, क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो उसमें भी आपका खर्च जुड़ा होता है। तो आपके निवेश में ही ज़्यादा अगर खर्च हो जाएगा तो जाहिर तौर पर रिटर्न पर तो उसका असर पड़ेगा ही। तो इसका आपस में कोरिलेशन क्या है, अब समझने की शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो से। जैसा हमने बोला था कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको जो फंड लेना है उसका सही तरीका क्या हो। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, कल्पेश बताइए होता क्या है? देखिए, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जैसे अंग्रेजी में नाम ही दर्शित करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बना होता है बहुत सारे विभिन्न स्टॉक्स से, यानी कि शेयर से, जो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे परचेज करता है और उससे आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनता है। अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, जब इन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो होते हैं उनकी जब बार बार लगातार एक बाइंग और सेलिंग करता है, खरीदारी और बिकवाली करता है, उसको सिंपल टर्म्स में पोर्टफोलियो टर्नओवर कहते हैं। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेज यानी कि जो एएमसीज होती है वो इन स्कीम का रेशियो निकालती है, वो बहुत ही एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। वो ये होता है कि हर दिन का जो एक लोअर स्केल होता है परचेजेस एंड सेल्स का, उस परचेज एंड सेल्स को वो लोग डिवाइड करते हैं आपके जो इनके जो स्कीम के एवरेज नेट असेट्स होते हैं उसके ऊपर से एक रेशियो बनता है, और एक साल में इस रेशियो का अंदाजा लगाया जाता है। तो मान लीजिए कि आप अपने फैक्ट शीट में अगर देखते हैं कि एक एबीसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 50% दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि एक साल में आपके फंड मैनेजर ने उस पर्टिकुलर स्कीम में आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो 50% स्टॉक्स उसमें चेंज हुए हैं। मतलब यानी कि यहाँ पे खरीदारी भी हुई है और बिकवाली भी हुई है उन पर्टिकुलर 50% स्टॉक्स में, और बाकी का जो 50% आपका जो पोर्टफोलियो है स्कीम का वो वैसे का वैसा है। तो इस चीज को हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कहते हैं। अब जब किसी चीज में, खास तौर पे स्टॉक्स में, हमें पता है कि जब चेंजेस होते हैं, बार बार ट्रेडिंग होती है, परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, तो इसका एक दाम चुकाना पड़ता है, एक खर्च उठाना पड़ता है। और ये खर्च जो होता है वो आपके बिहाफ पे फिलहाल तो एएमसी या फंड मैनेजर उठाते हैं, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसका डायरेक्ट असर आपके एनएवी पे आता है, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है आपका जो एक्सपेंस है वो आपके स्कीम के एनएवी के ऊपर लाद देंगे। तो ये जो एनएवी के ऊपर एक्सपेंस है वो कितना भारी या कितना कम है, वो आपके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के परसेंटेज को देखकर आप पता लगा सकते हैं। डिपेंड करता है। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है समझना। शायद बहुत निवेशक इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब वो निवेश कर रहे हैं तो कितने तरीके के इनडायरेक्ट चार्जेस वो दे भी रहे हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो उसमें एक शामिल है। जितना आपका पोर्टफोलियो चर्न होगा, जितना पोर्टफोलियो में आपके बदलाव साल भर में होगा, वो जो उसका जो खर्च है अल्टीमेटली निवेशक ही दे रहा है। किस लिए? रिटर्न, एनएवी, आपको उतनी उसमें उसका असर देखने को मिलेगा। अब इस बात को समझना जरूरी है, जो थोड़ा बहुत हम आपके बात से समझ पा रहे हैं कल्पेश, की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो साल में जितना कम हो उतना बेहतर है एक निवेशक के लिए, और जितना ज़्यादा हो वो दर्शाता है कि हाँ थोड़ी बहुत कुछ इनस्टेबिलिटी है, या फिर कह सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो है वो स्थिर नहीं है। इसको किस तरीके से समझा जाए? यहाँ पर शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगी कि अगर मानिए किसी फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, जिसको टीआर इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, अगर ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, उसका आप मुझे परसेंटेज बताइएगा, तो उसके मायने क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है स्वाति जी। इसमें ये समझना जरूरी है, इसमें दो पहलू होते हैं कि अगर हम सीधा एक गिनती करने जाएं और ये मान के चले कि सिर्फ हायर पोर्टफोलियो रेशियो, टर्नओवर रेशियो अगर है मेरे स्कीम का
और उसके लिए मेरे फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर, एनएवी के ऊपर असर आ रहा है, और सिर्फ बिकॉज हायर पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, उसके लिए क्या मेरी एनएवी सही है या ऊपर जा रही है, कम जा रही है, वो सिर्फ एक मापदंड नहीं होता है। बहुत सारे स्कीम्स में ये भी होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो अपना कन्विक्शन, अपनी जो प्रतिबद्धता है, वो दर्शाता है एक फंड सिलेक्शन में, एक स्टॉक सिलेक्शन में। अब उसके लिए हम उसको एक चार्जेस देते हैं, उस वजह से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी प्रोफेशनल के पास अपना जो निवेश है वो करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो अपने कॉल्स तो लेने ही वाला है। अब जब वो कॉल्स लेता है और कितने कॉल्स उसके सही गिरते हैं या कितने कॉल्स सही नहीं आते हैं, उसके ऊपर हमारे फंड का परफॉर्मेंस निर्भर करता है। तो ये कहना सही नहीं है कि बिकॉज एक फंड का टीआर हाई है या उसका जो खर्चा है वो ज्यादा है, उसके लिए मैं उस फंड में निवेश ना करूं, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि उस फंड का परफॉर्मेंस भी उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि किसी फंड का टीआर फॉर एग्जाम्पल हाई है और वो परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है, मतलब एक इंडेक्स को बीट कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, तो इसमें कोई, आई थिंक किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें ज्यादा एक टीआर हो रहा है, ज्यादा हम लोग उसमें एक्सपेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें मुनाफा भी मिल रहा है। लेकिन काफी सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो फंड मैनेजर की जो कन्विक्शन होती है वो सही नहीं उतरती, वो बार बार चर्निंग करते रहता है, खर्चा बढ़ता है, और सामने हम जब एंड में देखते हैं तो फंड का परफॉर्मेंस भी वही का वही है या नेगेटिव जा रहा है। तो वो एक गलत बात है कि हम पैसे भी दे रहे हैं, हमको परफॉर्मेंस भी नहीं मिल रही। तो आई थिंक इट इज टाइम कि कोई एक सूटेबल एक्शन लेके उस स्कीम में से हम और किसी स्कीम में शिफ्ट कर लें। तो ये दो बिल्कुल। चीजें देखना जरूरी है। तो कुल और मिलाकर एक और कल्पेश चीज इसमें है, समझे अगर, बिल्कुल इसमें तो कुल नहीं, एक मिलाकर और इसमें चीज समझे जो इसमें आप कहना कह रहे चाहूंगा हैं कि स्वाति, ज्यादा टर्नओवर रेशो, बिल्कुल, हाँ 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 जी, बात पूरी कीजिए। हाँ मैं एक सिर्फ पॉइंट कहना चाहता हूं कि जो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, उसका सीधा एक आई थिंक मिरर इमेज फंड मैनेजर के कन्विक्शन पे भी जाता है। ओके। इसमें ये बात जो आपकी बात जो आपने कही बात, उससे जस्ट ये निकलता है कि अगर ज़्यादा बदलाव पोर्टफोलियो में आपको एक अच्छे रिटर्न के रूप में मिल रहा है तो वो फैसला सही है फंड मैनेजर का, बार बार पोर्टफोलियो चर्न करना। लेकिन अगर ज़्यादा बदलाव के बावजूद वो आपको आउटकम नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ेगा कि वो फंड आपके लिए सही है कि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं कल्पेश जिसमें फंड मैनेजर को वाकई बार बार बदलाव करना पड़े, जिनका जो टीआर है, टर्नओवर रेशो है, वो एक्चुअली ज्यादा रहता है क्योंकि उस फंड का नेचर ही ऐसा है। तो उसका कुछ एग्जांपल देके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि ये जो बात है वो फंडामेंटल बात है। और एक हम कहें कि जैसे काफी सारे फंड्स होते हैं जो अपना एक स्वभाव है या अपना जो कैटेगरी है उसको पकड़ के चलते हैं, और हम लोग ऐसे ही फंड में काफी टाइम रेकमेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट कि कौन सा फंड अपनी एक प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलता है। तो मान लीजिए कि एक फंड है जिसका नेचर या कैटेगरी है, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि डीएसपी का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। अब नाम ही उसको एक इंडिकेट करता है कि डायनामिक एसेट एलोकेशन की एक सिस्टम फंड मैनेजर अपनाने वाला है। तो आज आप इस फंड का जो टीआर है वो आप किसी भी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, तो तकरीबन 480 से लेके 510% है। सो एनीथिंग बिटवीन 480 टू 510%, मतलब वो पोर्टफोलियो इतना उसमें वो लोग चर्निंग करते हैं, लेकिन उस फंड की वो जरूरत है, क्योंकि उसके लिए ही तो निवेश ये फंड को देखे कि इसमें फंड मैनेजर जो फंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पकड़ के इस फंड में बदलाव करने वाला है, शिफ्ट करने वाला है मेरे फंड्स अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, इक्विटी टू डेट, डेट टू इक्विटी, इक्विटी में भी बदलाव करेगा वो। तो उस फंड का एक नेचर होता है, उस फंड के नेचर को पकड़ के वो चलते हैं, तो उसमें बहुत ही जायज बात है। दूसरा जो एक कैटेगरी है, वो मान लीजिए कि आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उसका जो रिस्क पैरामीटर होता है ज्यादा होता है, तो वहां पे भी लाजमी है कि फंड मैनेजर को आप परमिशन दे सकते हैं या आप नजरअंदाज कर सकते हैं कि वो
ज्यादा उसमें चर्न करता है क्योंकि आपको मुनाफा भी शायद ज्यादा दे, तो वो कैटेगरी हो जाती है। काफी ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्कीम्स होते हैं हम देखते हैं ज्यादा तौर पे मिड कैप या स्मॉल कैप्स में, तो वहां पे हम सोच भी सकते हैं कि ये सब चलता है, कि चर्निंग हो सकती है। लेकिन अगर हम विपरीत तौर पे देखें तो एक ऐसी कैटेगरी भी है, इंडेक्स फंड्स हैं, जहां पे वैल्यू फंड्स हैं। वैल्यू मतलब कि आज की तारीख में जिस स्टॉक्स हैं उनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फंड मैनेजर को कन्विक्शन है कि भरोसा है कि आगे चल के ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो उन चीजों में आम तौर पे हम ये मान के चलेंगे कि उसमें ज्यादातर टर्नओवर या चर्निंग नहीं होगी। लेकिन हम इसमें भी देखते हैं कि पर काफी आऊंगी सारे, आपके अगर पास फैक्ट शीट को कल्पेश, हम डिटेल मुझे में माफ देखें। कीजिए, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा टर्नओवर रेशो के हमने अलग अलग एग्जाम्पल समझ लिए कि ज़्यादा टर्नओवर रेशो कब सही है पोर्टफोलियो के लिए, कब सही नहीं है। लेकिन कम टर्नओवर रेशो में जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो किस तरीके की होती है, कौन से कैटेगरीज में आप ज़्यादा देखते हैं, इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है तो किन पैमानों को देखकर आपको चुनना चाहिए, फंड की जो फैक्ट शीट है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो आज हम समझने की कोशिश करें, और उसमें भी हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो के बारे में समझ रहे हैं। कल्पेश आचार्य हमारे साथ हैं। कल्पेश, आप अपनी बात को प्लीज आगे बढ़ाएं। कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है जिसमें ज्यादा पोर्टफोलियो चर्निंग नहीं होती है, मतलब पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी कब काम आती है, कितनी काम आती है, और इसका हमारे रिटर्न पर कितना असर पड़ता है? जाहिर तौर पर ज्यादा अगर चर्निंग पोर्टफोलियो में हो रही है, ज्यादा टर्नओवर रेशो है, तो हमारा खर्च भी शायद ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि कम टर्नओवर रेशो में हमारा खर्च कम है। देखिए, जो लो टर्नओवर रेशियो है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सब लोग यही देखेंगे कि हमारा जो खर्चा है वो कम है क्योंकि उसमें चर्निंग कम हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे मैंने पहले ही समझाया कि आपका फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, सिर्फ खर्चा देख के हम निवेश नहीं करते, हमको रिटर्न्स की भी अच्छी अपेक्षा रहती है उसमें से। अब काफी सारे फंड जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो वहां पे हमको एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे चर्निंग नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इंडेक्स को उसको मिरर इमेज करना है और आपके फंड जो आप जिसमें निवेश कर रहे हो वो आपको वही एक रिटर्न्स देने वाला है। दूसरा जो मैंने बताया, वैल्यू फंड जो होते हैं, जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी होती है, तो वो भी एक कन्विक्शन का स्वभाव है फंड मैनेजर का, और वो एक फंड को एक अच्छी वैल्यू पे खरीद के उसके ऊपर काफी टाइम तक चर्निंग नहीं करता है। तो ये दो कैटेगरीज अगर हम निवेश करते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे चर्निंग नहीं होगी। लेकिन स्वाति, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम फंड के काफी फैक्ट शीट्स देखें और कभी कभी हम इसमें परफॉर्मर्स देखें कि कौन से स्कीम्स अच्छे चल रहे हैं, हम जो रेकमेंड करते हैं वो स्कीम्स काफी अच्छी होती हैं कभी कभी, तो उसमें बहुत टाइम पे हमने देखा है कि जो एक बहुत एफिशिएंट या कुशल जो एक फंड मैनेजर होता है, वो काफी कैटेगरीज में एक लोअर टर्नओवर रेशियो को रख के भी परफॉर्मेंस को आउटबीट करता है। यानी कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि आप, अब जैसे हमने शो के पहले से में बात किया कि अगर आपका मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे टर्नओवर रेशियो शायद ज्यादा हो। लेकिन अगर दो स्कीम्स की हम बात करें, सिर्फ वापस उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी और डीएसपी मिड कैप फंड, तो वो काफी अच्छे हाई परफॉर्मिंग फंड्स हैं, और उसमें अगर आप टर्नओवर रेशियो देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद फंड मैनेजर उसको बहुत ही कुशलता से लो टर्नओवर रेशियो पे उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी एक कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी, और वहां पे तो फंड मैनेजर्स को बहुत लिबर्टी होती है, वहां पे एकदम उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। तो वहां पे एक फंड स्कीम है, मैं सिर्फ नंबर्स देना चाहता हूं कि पराग पारेख फ्लेक्सिबल फंड है, जो फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारेख, तो उसमें जो टीआर है वो तकरीबन सिर्फ 7% है टर्नओवर रेशियो, लेकिन उसका परफॉर्मेंस हम ओवर द इयर्स देखें तो बहुत ही बेहतर है। तो ये एक मापदंड सिर्फ नहीं रखना चाहिए किसी को कि हम लो टर्नओवर रेशियो रख के हम उसमें निवेश करें। फंड का परफॉर्मेंस देखना है, फंड का जो फंड मैनेजर है वो कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, सारे रिस्क और रिटर्न के जो दूसरे पैरामीटर्स होते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो एक पोर्टफोलियो टर्न ओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अच्छा फंड एक फंड मैनेजर चलाता है,
कम चर्निंग करके भी आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इस बात को अच्छे से हमने समझा कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी पर अपने डिसीजन को आपको नहीं रखना है। और भी कई पैमाने हैं फंड की फैक्ट शीट में जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कल्पेश ने बहुत ही अच्छे से बताया कि कम टर्नओवर रेशो मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि फंड अच्छा ही अच्छा होगा या आपके लिए सूटेबल है, या ज़्यादा होना आपके लिए बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो के जरिए। अब आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना बताया कल्पेश, वो था सेक्टोरल एलोकेशन। तो सेक्टोरल एलोकेशन कितना ज़रूरी पैमाना है किसी फंड के लिए, अगर हमें किसी फंड को सिलेक्ट करना है, चूज करना है, और सेक्टर एलोकेशन से हमें क्या मालूम चलता है? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्टोरल एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, हम सेक्टर फंड्स की बात नहीं कर रहे। और ये जो सेक्टोरल एलोकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, हर एक फंड में हर एक सेक्टर को एक परसेंटेज दिया जाता है, एक एलोकेशन दिया जाता है फंड मैनेजर के जजमेंट के हिसाब से। अब जब फंड मैनेजर किसी एक सेक्टर पे ज्यादा उसको भरोसा है या ज्यादा कन्विक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे एक थोड़ा बढ़ा के एक्सपोजर लेगा। अब जब वो कन्विक्शन से बात करता है या कन्विक्शन से अपने मूव्स करता है, तो हमें ये उम्मीद होती है कि वो उसका कन्विक्शन सही ठहरेगा। और अगर वो सही नहीं ठहरा तो वो उस सेक्टर से बाहर निकल के दूसरे सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट करेगा। और यही मैं पहले बताया था कि यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड मैनेजर का कन्विक्शन दर्शाता है और बहुत ही लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है आपके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के साथ। क्योंकि अगर किसी सेक्टर के ऊपर फंड मैनेजर का कॉल लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहा या 2-3 सेक्टर्स में कॉल अच्छा नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वहां से वो चर्निंग करेगा, दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट करेगा और उसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पे आएगा। तो सेक्टोरल एलोकेशन आपको भी समझना है, आपके फंड मैनेजर्स को आपको बिल्कुल यू कैन अप्रोच देम कि आप इस फंड में क्यों इतना कॉल ले रहे हैं। और आपको ये समझना है दूसरी बात कि ये जो फंड आपका इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक सेक्टर में ज्यादा तो एलोकेशन नहीं दे रहा, क्योंकि उससे रिस्क भी बढ़ सकती है, रिटर्न्स की भी गुंजाइश हो सकती है, तो वो भी आपको एक देखना जरूरी है। तो सेक्टोरल एलोकेशन अगर हम मान के चले कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फंड की सिलेक्शन। तो दो ऐसे पैमाने जिस पर आज हमने चर्चा की, एक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और दूसरा सेक्टोरल एलोकेशन, जो बहुत ज़रूरी है आपको देखना और समझना अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो। बहुत शुक्रिया कल्पेश आपका, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। बहुत आसान भाषा में आपने कुछ इन बारीकियों को हम सबको समझाया। तो आज के शो में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।